ये कहानी है वाणी की, एक ऐसी असाधारण लड़की जिसकी आवाज़ में साक्षात देवी सरस्वती का वास था, लेकिन जिसके भाग्य की लकीरें गरीबी, सामाजिक रूढ़ियों और घरेलू हिंसा के घने अंधेरे से होकर गुजरती थीं। ये एक विस्तृत गाथा है कि कैसे एक हुनरमंद कलाकार बंदिशों को तोड़कर, तकनीक का सहारा लेकर और बिना अपना चेहरा दिखाए सिर्फ अपनी आवाज़ के दम पर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना देता है। कस्बे के कोने में स्थित ढहती हुई दीवारों और टीन की छत वाले एक छोटे से मकान में वाणी का जन्म हुआ था। घर की माली हालत इतनी खस्ता थी कि कभी कभी रात को चूल्हा भी नहीं जलता था। वाणी के पिता रामदीन दिन भर मंडियों में बोझा ढोने का काम करते थे। उम्र ढलने के साथ उनके घुटनों के दर्द ने विकराल रूप ले लिया था, जिससे उनका काम पर जाना कम हो गया था। वाणी की माँ शकुंतला सुबह 4 बजे उठती थीं और मोहल्ले के 5 घरों में चौका बर्तन करने जाती थीं ताकि बच्चों के लिए 2 समय की रोटी और नमक का इंतज़ाम हो सके। लेकिन इस घोर दरिद्रता के बीच प्रकृति ने वाणी को एक अनमोल उपहार दिया था। उसकी दिव्य और मधुर आवाज़। जब वाणी सिर्फ 5-6 साल की थी तब उनके घर में कोई रेडियो या टीवी नहीं था। वो पड़ोस के घर की खिड़की के बाहर खड़ी हो जाती और वहाँ बजने वाले पुराने फिल्मी गानों या भजनों को बहुत ध्यान से सुनती। एक बार सुनने के बाद वो उस गाने के सुर, ताल और हर एक हरकत को हूबहू अपनी आवाज़ में ढाल लेती थी। जब वो रसोई में माँ की मदद करते हुए गुनगुनाती तो उसकी आवाज़ सुनकर राह चलते लोग भी ठिठक कर खड़े हो जाते थे। वाणी जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। स्कूल में हर सुबह होने वाली प्रार्थना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वाणी ही गाती थी। उसकी आवाज़ की पवित्रता और गहराई सुनकर स्कूल की शिक्षिकाएं भावुक हो जाती थीं। इस लड़की के गले में साक्षात सरस्वती बैठती हैं। अगर इसे सही शिक्षा और मंच मिल जाए तो ये पूरे देश में नाम रोशन करेगी। स्कूल की प्रधानाचार्य अक्सर कहती थीं, वाणी का भी यही सपना था। वो अक्सर फटी हुई कापियों के पीछे एक काल्पनिक स्टेज बनाती, उस पर अपना नाम लिखती और सोचती कि एक दिन वो बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। वो 12वीं कक्षा में पहुंची तो उसने शास्त्रीय संगीत की बुनियादी बातें खुद रेडियो और दूसरों को सुनकर सीख ली थीं। वो आगे संगीत की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन गरीबी का दानव उसके सपनों के सामने दीवार बनकर खड़ा था। एक शाम जब उसने अपने पिता से शहर के संगीत कॉलेज में दाखिले के लिए कुछ रुपयों की मांग की तो रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी फटी हुई जेब दिखाते हुए कहा, बेटी, हमारे पास तो अगले महीने के राशन के पैसे भी नहीं हैं। संगीत सीखना, बड़े मंचों पर जाना और टीवी पर आना अमीर घरों के बच्चों का काम है। हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ पेट पालने के लिए संघर्ष लिखा है। इन सपनों को भूल जाओ, यही हमारे लिए बेहतर है। वाणी ने उस रात बहुत आंसू बहाए। उसने अपनी संगीत की डायरी को एक पुराने संदूक में सबसे नीचे दबा दिया। उसे समझ आ गया था कि उसके पास हुनर तो है, लेकिन उसे दुनिया के सामने लाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म या जरिया नहीं है। जैसे ही वाणी ने 20वें साल में कदम रखा, पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों ने उसके माता पिता पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। गरीब घर की जवान लड़की का घर में बैठना उस समाज में एक बोझ माना जाता था। रामदीन की गिरती सेहत के कारण वो कोई बहुत अच्छा या अमीर घराना ढूंढने की स्थिति में नहीं थे। तभी एक बिचौलिए के ज़रिए पास के एक छोटे से शहर से अरुण नाम के लड़के का रिश्ता आया। अरुण के परिवार वालों ने झूठ का एक बड़ा ताना बाना बुना था। उन्होंने कहा था कि लड़का शहर की एक बड़ी किराना दुकान में मैनेजर है, अपना पक्का मकान है और लड़का बहुत सीधा है। रामदीन ने सोचा कि चलो, भले ही लड़का बहुत अमीर ना हो, लेकिन मेरी बेटी कम से कम भूखी तो नहीं रहेगी। बिना किसी जांच पड़ताल के जल्दबाजी में वाणी का विवाह अरुण से कर दिया गया। शादी के पहले ही हफ्ते में वाणी के सामने सच का वो खौफनाक चेहरा आया जिसने उसकी रूह कपा दी। अरुण कोई मैनेजर नहीं था, बल्कि वो उसी दुकान पर एक मामूली पल्लेदार या मजदूर था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अरुण एक नंबर का शराबी और जुआरी था। महीने के आखिर में उसे जो भी थोड़ी बहुत पगार मिलती थी, वो उसे घर लाने के बजाय सीधे शराब के ठेके और जुए के अड्डे पर उड़ा देता था। जब पैसे ख़त्म हो जाते
तो वो घर की चीज़ें बेचने पर उतारू हो जाता। घर का माहौल पूरी तरह से घुटन भरा और हिंसक था। वाणी की सास शीला देवी एक बहुत कड़क, लालची और रूढ़िवादी महिला थीं। वो अपने बेटे की हर गलती को छुपाती थीं और सारा दोष वाणी पर मढ़ देती थीं। जब अरुण रात के 2 बजे पूरी तरह से नशे में धुत होकर घर आता, दरवाज़ा पीटता और अंदर आते ही बिना किसी वजह के वाणी को गालियाँ देना या उस पर हाथ उठाना शुरू कर देता, तो बगल के कमरे में सो रही सास चुपचाप तमाशा देखती रहती थी। अगर वाणी कभी रोते हुए अपनी सास के पास जाती तो सास उसे ही डांट देती थी। महारानी की तरह दिन भर बैठी रहती है, फूटी किस्मत लेकर इस घर में आई है। आदमी तो बाहर 4 काम करते हैं, थोड़ा बहुत नशा कर लिया तो क्या पहाड़ टूट पड़ा। अपने पति को संभालना नहीं आता और चली है शिकायत करने। चुपचाप जाकर पैर दबा उसके। वाणी इस नरक में पूरी तरह से घुट रही थी। जो सुर कभी सुबह की ताज़ी हवा की तरह खिले खिले रहते थे, अब वो सिर्फ रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छुपाकर बहाए गए आंसुओं और दबी हुई सिसकियों में बदल चुके थे। संगीत से उसका नाता पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन जब वो रसोई में रोटियां बना रही थी तो उसका मन बहुत उदास था। उसने अनजाने में ही लता जी का एक पुराना दर्द भरा गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ की गूंज जैसे ही आंगन में बैठी सास के कानों तक पहुंची, वो चुड़ैल की तरह झपट कर रसोई में आई और वाणी के बाल पकड़कर खींचते हुए चिल्लाई, बंद करिए नौटंकी। ये कोई कोठा है जो यहाँ सुर ताल मिलाए जा रहे हैं? संस्कारी घरों की बहुएं ऐसे गले नहीं फाड़ती। अगर दोबारा मैंने मेरे घर में ये गाना बजाना सुना तो ज़ुबान खींच लूँगी तेरी। वाणी सहम कर रह गई। उसने समझ लिया कि इस घर में उसके वजूद की कोई कीमत नहीं है। वो एक ऐसी दासी बन चुकी थी जिसे सिर्फ मार खाना था, गालियाँ सुननी थीं और घर का काम करना था। दिन, हफ्ते और महीने इसी तरह नरक भोगते हुए बीतते गए। अरुण का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेनदार अक्सर घर के बाहर आकर गालियाँ देते थे, जिससे समाज में रही सही इज्जत भी नीलाम हो रही थी। अरुण का गुस्सा और हिंसक व्यवहार भी चरम पर पहुंच चुका था। वाणी को लगता था कि उसकी ज़िंदगी अब इसी अंधेरे कमरे में दम तोड़ देगी। तभी एक दोपहर जब अरुण काम या यूं कहें कि जुए के अड्डे पर गया था और सास पड़ोस की औरतों के साथ गपशप करने बाहर गई हुई थी, उनके मोहल्ले की एक लड़की मधु वाणी के घर आई। मधु उसी कस्बे की थी, लेकिन वो शहर के एक बड़े कॉलेज से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही थी और छुट्टियों में अपने घर आई थी। मधु आधुनिक सोच की लड़की थी और वो एक यूट्यूबर भी थी। वो अपने दैनिक जीवन के खूबसूरत व्लॉग्स, यात्राओं और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाती थी और उसे यूट्यूब पर अपलोड करती थी। मधु जब वाणी से मिली तो उसने वाणी की सूजी हुई आँखें, कलाई पर चोट के निशान और चेहरे पर छाई गहरी उदासी को देख लिया। वह समझ गई कि इस हंसते खेलते चेहरे के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छिपा है। दोनों आंगन में बैठी तो मधु ने माहौल को हल्का करने के लिए अपना स्मार्टफोन निकाला और वाणी को अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो दिखाने लगी। देखो वाणी भाभी, मधु ने उत्साह से कहा, ये मेरा चैनल है। मैं जो भी चीज़ें दिन भर में करती हूँ उसकी छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर इंटरनेट पर डाल देती हूँ। पूरी दुनिया से लोग इसे देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। और पता है सबसे बड़े मज़े की बात, इससे मुझे हर महीने यूट्यूब से बहुत अच्छी इनकम कमाई होती है। अब मैं अपने कॉलेज की फ़ीस खुद भरती हूँ और अपने माता पिता पर बोझ नहीं हूँ। वाणी ने बड़े आश्चर्य और कौतूहल से स्क्रीन की तरफ देखा। उसने पूछा, क्या सिर्फ वीडियो डालने से सच में पैसे मिलते हैं? क्या इसके लिए किसी बड़े दफ्तर में जाना पड़ता है या बहुत अमीर होना ज़रूरी है? मधु मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल नहीं भाभी, आपके पास बस एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए और कोई भी ऐसा हुनर जो लोगों को पसंद आए। कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई सिलाई कढ़ाई सिखाता है, कोई पढ़ाता है तो कोई मनोरंजन करता है। ये सुनते ही वाणी की आंखों में बरसों पुरानी एक खोई हुई चमक अचानक कौंधी। उसके होठ कांपे और उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, मधु, मुझे भी शादी से पहले गाने का बहुत शौक़ था। सब कहते थे कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी संगीत में, मगर अब तो सब ख़त्म हो गया। इस घर में गाना पाप माना जाता है।
मधु ने जैसे ये सुना वो खुशी से उछल पड़ी। अरे भाभी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। संगीत की तो इंटरनेट पर बहुत बड़ी डिमांड है। आप एक काम करो, आप अभी मुझे कोई भी एक गाना गाकर सुनाओ। मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आज ही उसे अब यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी। फिर देखना लोग आपकी आवाज़ के कैसे दीवाने होते हैं। मधु की बात सुनते ही वाणी का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। वो कांपने लगी और उसने तुरंत मधु के हाथ पकड़ लिए। नहीं नहीं मधु, ऐसा अनर्थ भूल कर भी मत करना। मैं अपना चेहरा, अपनी शक्ल कभी इंटरनेट पर नहीं दिखा सकती। अगर मेरी सास या अरुण को भनक भी लग गई कि मैं वीडियो बना रही हूँ या इंटरनेट पर मेरा चेहरा किसी ने देख लिया तो वो मुझे ज़िंदा गाड़ देंगे। अरुण गुस्से में जानवर बन जाता है, वो मुझे जान से मार डालेगा। मुझे बहुत डर लगता है। मधु सोच में पड़ गई। वो समझ सकती थी कि वाणी की परिस्थितियाँ कितनी भयानक हैं, लेकिन वो वाणी के इस असाधारण हुनर को इस तरह एक अंधेरे कमरे में घुटकर मरते हुए भी नहीं देख सकती थी। उसने अपने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल किया और कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया। उसने वाणी के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, भाभी, डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम चेहरा नहीं दिखा सकते तो मत दिखाएं। एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। आपको वीडियो के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बंद कमरे में अपनी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड कर लेना। वीडियो बनाने के लिए मैं स्क्रीन पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेट की गई बहुत खूबसूरत काल्पनिक लड़कियों की तस्वीरें, पेंटिंग्स और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों जैसे बहती नदियाँ, पहाड़, उड़ते पक्षी के एनिमेशन लगा दूंगी। हम चैनल का नाम भी ऐसा रखेंगे जिससे किसी को पता ना चले कि इसके पीछे कौन है। आवाज़ आपकी होगी लेकिन चेहरा एआई का होगा। किसी के बाप को भी नहीं पता चलेगा कि वीडियो इस घर के अंदर से बना है। वाणी ने अचरज से पूछा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बिना चेहरा दिखाए भी लोग गाना सुनेंगे? मधु ने पूरे भरोसे के साथ कहा, हाँ भाभी, बिल्कुल। दुनिया सिर्फ कला की भूखी है। आज रात जब सब सो जाएं तो आप अपने फ़ोन पर वॉइस रिकॉर्ड ऑन करना और पूरे दिल से एक गाना रिकॉर्ड कर लेना। कल सुबह मैं उसे एडिट करके जादू बिखेर दूंगी। वाणी का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। डर और उम्मीद के बीच एक जंग चल रही थी, लेकिन आखिरकार उसके अंदर के कलाकार ने इस आखिरी मौके को थामने का फैसला कर लिया। उस रात वाणी सोने के बहाने बिस्तर पर लेट तो गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसका पूरा शरीर घबराहट से काँप रहा था। बगल में सोया अरुण शराब के नशे में भारी खर्राटे ले रहा था। घर के बाकी हिस्सों में भी गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब दीवार घड़ी की सुइयों ने रात के ठीक 2 बजाए तो वाणी बहुत सावधानी से बिना कोई आवाज़ किए बिस्तर से उठी। उसने अपने पैरों की पायल को पहले ही कपड़े से बांध दिया था ताकि उसकी छनक से किसी की नींद न खुले। वो दबे पांव रेंगती हुई घर के सबसे कोने में स्थित पुरानी रसोई में चली गई। रसोई की छोटी सी खिड़की से रात की ठंडी हवा और हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी। उसने कांपते हाथों से अपना पुराना स्क्रीन टूटा हुआ स्मार्टफोन निकाला। उसका दिल इतने तो ज़ोर से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया, अपनी आंखें बंद की। अपने माता पिता के आंसू, अरुण के दिए ज़ख्म और सास के ताने, यानी अपने जीवन के सारे दर्द और तन्हाई को समेटकर एक गहरा सांस लिया। उसने एक पुराना शास्त्रीय पुट वाला विरह गीत गाना शुरू किया। बिना किसी वाद्य यंत्र, म्यूज़िक इंस्टॉलमेंट के उस शांत रात के सन्नाटे में जब वाणी की आवाज़ गूंजी तो ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। उसकी आवाज़ में एक ऐसी तड़प, एक ऐसी कशिश और एक ऐसा रूहानी सुकून था जो किसी के भी दिल के आर पार हो जाए। उसने लगभग 4 मिनट का गाना एक ही टेक में पूरा किया। रिकॉर्डिंग सेव करते ही उसने तुरंत उसे मधु के व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया और वापस आकर चुपचाप चादर ओढ़कर लेट गई। उसका सीना तेज़ी से हाँफ रहा था, लेकिन एक अजीब सी संतुष्टि उसके चेहरे पर थी। अगले दिन सुबह मधु ने अपने वादे के मुताबिक काम शुरू किया। उसने यूट्यूब पर एक नया चैनल बनाया और उसका नाम रखा रहस्यमयी आवाज़, द मिस्टिकल वॉइस।
मधु ने उस ऑडियो ट्रैक को लिया और एआई टूल्स की मदद से एक काल्पनिक सादगी से भरी भारतीय लड़की की बेहद खूबसूरत तस्वीरें और बैकग्राउंड में धीमी गति से चलते हुए बादलों और बारिश का एक वीडियो तैयार किया। उसने ऑडियो को थोड़ा साफ किया और वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। शुरुआत के 15-20 दिन बेहद हताशा भरे रहे। वाणी हर दिन दोपहर में चोरी छिपे मधु से मिलती और पूछती, मधु क्या हुआ, किसी ने सुना? मधु कहती, भाभी अभी सिर्फ 15 व्यूज़ आए हैं, जिनमें से 10 खुद और मधु और वाणी के ही थे। वाणी निराश होने लगी। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत में कभी उजाला नहीं लिखा है। लेकिन मधु मास कम्युनिकेशन की छात्रा थी। वो डिजिटल एल्गोरिदम को समझती थी। उसने वाणी का हाथ थामकर कहा, भाभी इंटरनेट एक महासागर है, यहाँ रातों रात कुछ नहीं होता। आपकी आवाज़ में जो जादू है वो बेकार नहीं जाएगा। आप बस हिम्मत मत हारो। हर 2 दिन में इसी तरह रात को चुपके से उठकर एक नया गाना रिकॉर्ड करके मुझे भेजती रहो। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। वाणी ने मधु की बात मान ली। अब ये उसका रोज़ का नियम बन गया था। दिन भर वो सास की गालियाँ खाती, अरुण की मार सहती और घर का सारा काम करती, लेकिन रात के 2 बजते ही वो एक आज़ाद पंछी की तरह रसोई के उस कोने में अपनी आत्मा को सुरों के जरिए आज़ाद कर देती। चैनल को शुरू हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका था। वाणी ने एक बेहद भावुक और दर्द भरा सूफी गीत रिकॉर्ड करके भेजा था। मधु ने उस पर एक बेहतरीन एआई वीडियो बनाकर अपलोड किया। उसी रात इंटरनेट की दुनिया के एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और म्यूज़िक क्रिटिक, संगीत समीक्षक जिनके खुद के मिलियंस में फॉलोअर्स थे, वो देर रात यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे। अचानक उनके सामने रहस्यमयी आवाज़ का वो वीडियो आया। उन्होंने कौतूहलवश उस पर क्लिक किया। जैसे ही वाणी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूरा गाना 3 बार लूप पर सुना। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उस वीडियो का लिंक अपने ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, इंटरनेट पर अब तक खोजी गई सबसे बेहतरीन और रूहानी आवाज़। इस जादुई आवाज़ के सामने बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स फीके हैं। एआई की तस्वीरें खूबसूरत हैं, लेकिन असली जादू इस बेनाम गायिका के गले में है। इसे ज़रूर सुने। बस फिर क्या था, उस इन्फ्लुएंसर के शेयर करते ही वो वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गया। अगले दिन सुबह जब मधु ने अपना लैपटॉप खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस एक वीडियो पर 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके थे और वो संख्या हर सेकंड हज़ारों में बढ़ रही थी। चैनल के सब्सक्राइबर जो कल तक सिर्फ 200 थे, वो बढ़कर 50,000 पार कर चुके थे। कमेंट बॉक्स तारीफ़ों के सैलाब से भर गया था। लोग लिख रहे थे, ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं हो सकती, ये साक्षात देवी की आवाज़ है। मैं पिछले 2 घंटे से रो रहा हूँ। इस आवाज़ में कितना दर्द है। कौन है ये रहस्यमयी लड़की? प्लीज़ सामने आइए, हम आपके पैर छूना चाहते हैं। वाणी को जब मधु ने खबर दी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह खुशी के मारे रो पड़ी, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। 3 महीने का समय बीत चुका था। रहस्यमयी आवाज़ चैनल अब एक ब्रांड बन चुका था। उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 मिलियन 10 लाख पार कर चुकी थी। देश विदेश से लोग उस बेनाम आवाज़ के दीवाने हो चुके थे। कई बड़ी म्यूज़िक कंपनियों ने चैनल के ईमेल पर संपर्क करना शुरू कर दिया था। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, मधु बेहद उत्तेजित अवस्था में वाणी के घर के पिछले दरवाजे से अंदर आई। उसके हाथ में एक सीलबंद लिफाफा था। उसने वाणी को गले लगा लिया और कहा, भाभी बधाई हो, आपकी पहली यूट्यूब इनकम कमाई आ गई है। गूगल ने आपके अकाउंट के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और ये रही आपकी पहली सैलरी। वाणी ने कांपते पसीने से तर हाथों से उस लिफाफे को खोला। जब उसने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसमें 80,000 के कड़कड़ाते हुए 500 के नोट थे। वाणी के पैर लड़खड़ा गए और वो फर्श पर बैठ गई। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक साथ इतने पैसे कभी छुए तक नहीं थे। उसके पिता पूरे साल हाड़ तोड़ मेहनत करते थे, तब जाकर भी इतने पैसे नहीं जोड़ पाते थे। लेकिन इस अपार खुशी के साथ ही वाणी के दिल में खौफनाक डर ने दस्तक दी। 80,000 रुपये की ये रकम वो घर में छुपा कर नहीं रख सकती थी। अगर वो नए कपड़े ख़रीदती या घर का कोई सामान लाती
तो सास और अरुण तुरंत शक करते। वैसे भी वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह डर और झूठ के साए में कब तक चलाती। उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने सोचा कि अब जो भी हो वो ये बात अपने पति और सास को बता देगी। उसी शाम अरुण जुए के अड्डे से हार कर चिड़चिड़ाया हुआ घर लौटा था। सास आंगन में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रही थी और हमेशा की तरह वाणी को कोस रही थी कि रात की सब्जी में नमक कम था। वाणी ने अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछा, भगवान का ध्यान किया, अपने अंदर की पूरी हिम्मत को बटोरा और दोनों के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने मेज़ पर वो पैसों से भरा लिफाफा रख दिया और अरुण ने तिरछी नज़रों से देखा और कड़क कर बोला, ये क्या है? किसका चोरी का माल उठा कर लाई है? वाणी ने अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए कहा, ये चोरी के पैसे नहीं हैं, ये मेरी खुद की कमाई है। पिछले 3-4 महीनों से मैं रोज़ रात को जब आप लोग सो जाते थे तो रसोई में छुपकर अपने फ़ोन से गाने रिकॉर्ड करती थी। मेरी दोस्त मधु उन गानों को यूट्यूब पर डालती थी। आज ये उस चैनल की पहली कमाई आई है। पूरे 80,000 रुपये हैं। ये सुनते ही जैसे घर की छत गिर पड़ी। सास के हाथ से हुक्का छूट गया। वो झटके से खड़ी हुई। उनकी आंखें गुस्से से उबल रही थीं। वो चिल्लाईं, क्या नीच लड़की, तूने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, हमारे ख़ानदान की इज्जत को बाजार में नीलाम कर दिया, पराए मर्दों को, आवारा लोगों को अपनी आवाज़ सुनाती है, रात को छुप छुप कर गुलछर्रे उड़ाती है। कुलक्षणी, आज मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। अरुण तो गुस्से से अंधा हो गया। उसने झपट कर वाणी के बाल पकड़े और उसे एक ज़ोरदार झटका दिया। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे बिना पूछे इस घर की बहू होकर तूने ये तमाशा किया? आज मैं तेरी ये सिंगर बनने का भूत उतारता हूँ। कहाँ है तेरा फ़ोन? आज मैं तेरा फ़ोन भी तोड़ूंगा और तेरा गला भी दबा दूंगा। वाणी दर्द से कराह उठी, लेकिन इस बार वो रोई नहीं। उसने पूरी ताकत से अरुण का हाथ झटका और चिल्लाकर मेज़ की तरफ इशारा किया, मारना है तो मार डालो, लेकिन पहले उस लिफाफे को खोलकर तो देख लो। 80,000 रुपये हैं उसमें। तुम दिन रात जुआ खेलते हो, गालियाँ खाते हो, तब भी महीने के 5,000 नहीं ला पाते। मैंने सिर्फ अपनी आवाज़ में 3 महीने में इतने पैसे कमाए हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। 80,000? अरुण के कान में जैसे ये शब्द पड़ा, उसके हाथ हवा में ही जम गए। गुस्सा, जो पल भर पहले ज्वालामुखी की तरह फट रहा था, अचानक बर्फ़ की तरह जम गया। उसने झपट कर मेज़ से लिफाफा उठाया और नोटों की गड्डियों को बाहर निकाला। नोटों की वो खुशबू और कड़कड़ाहट देखकर अरुण की आंखों में एक घिनौना लालच तैर गया। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। सास भी, जो अभी तक ख़ानदान की इज्जत की दुहाई दे रही थीं, घुटनों के बल मेज़ पर आ गईं। उनकी उंगलियां नोटों को छूने के लिए लायली हो उठीं। वाणी ने स्थिति को भांपते हुए कहा, मैंने वीडियो में अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। लोग सिर्फ एआई की तस्वीरें देखते हैं। इंटरनेट पर किसी को नहीं पता कि आवाज़ किसकी है, मैं कहाँ रहती हूँ या मेरे पति का नाम क्या है। आपकी इज्जत तिजोरी में बंद है और अगर मैं इसे आगे जारी रखूँगी तो अगले महीने इससे भी दोगुनी कमाई आएगी। दोगुनी यानी 1.5 लाख। अरुण के मुंह से राल टपकने लगी। वो नोटों को चूमते हुए अपनी माँ की तरफ देखने लगा। सास के चेहरे के सारे गुस्से के भाव एक झटके में गायब हो गए और वो हाँ एक मक्खन जैसी चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी से मेज़ को साफ किया और वाणी का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोली, अरे अरे अरुण, छोड़ मेरी लाडली बहू को। तू तो बिल्कुल कसाई है। देखते नहीं हमारी बहू कितनी लक्ष्मी स्वरूपा है। अरे वाणी बेटी, मैं तो बस वैसे ही तेरी परीक्षा ले रही थी कि तू इतनी बड़ी कलाकार होकर भी हमारे प्रति वफादार है या नहीं। तूने तो कमाल कर दिया रे। चेहरा भी नहीं दिखाया और घर बैठे साक्षात लक्ष्मी जी को ले आई। अरे तू खड़ी क्यों है? थक गई होगी, बैठ, मैं खुद अपने हाथों से तेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अरुण भी तुरंत अपनी पैंट की धूल झाड़ते हुए वाणी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हाँ वाणी, मुझे माफ़ कर दो। वो शराब के नशे में मुझे समझ नहीं आया। तुम तो इस घर की असली मालकिन हो। तुम्हें जो करना है करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। वाणी ये सब देख रही थी। उसे उस समाज और अपने परिवार के इस दोहरे चरित्र पर अंदर ही अंदर घृणा भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। पैसों की खनक ने उस हिंसक जानवर और उस क्रूर सास को एक ही पल में उसका पालतू बना दिया था। उस दिन के बाद से वाणी की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसे स्वर्ण युग कहा जा सकता है।
यूट्यूब पर उसके वीडियो लगातार ट्रेंडिंग में रहने लगे। हर हफ्ते उसके व्यूज़ करोड़ों में जाने लगे। नतीजा ये हुआ कि हर महीने आने वाली रकम का आकार बढ़ता ही गया। 80,000 से बढ़कर अगले महीने 2 लाख, फिर 4 लाख और देखते ही देखते उसकी मासिक आय लाखों रुपए में पहुंच गई। घर का पूरा नक्शा बदल गया। पुराना ढहता हुआ मकान गिराकर वहाँ एक शानदार 3 मंजिला कोठी खड़ी कर दी गई। घर में महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर और सुख सुविधा के सारे साधन आ गए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पैसों की वजह से नहीं बल्कि अरुण के व्यवहार में आया था। अब अरुण पूरी तरह से वाणी के इशारों पर नाचता था। वो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले रसोई में जाता और नौकरों से कहता, हटो, वाणी जी के लिए ग्रीन टी मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। जो अरुण कभी गालियां देता था, अब वो वाणी से बात करते समय जी और आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं भूलता था। वाणी बहुत समझदार और दूरदर्शी महिला थी। वो जानती थी कि ये चापलूसी सिर्फ पैसों के लिए है, इसलिए उसने इस स्थिति का उपयोग अरुण को सुधारने के लिए किया। एक दिन उसने अरुण को अपने कमरे में बुलाया और बहुत कड़े स्वर में कहा, अरुण, ये जो लाखों रुपए हर महीने आ रहे हैं, ये तब तक ही आएंगे जब तक मेरा दिमाग शांत रहेगा और मैं अच्छे गाने गा पाऊंगी। अगर तुम दोबारा शराब पीकर घर आए, जुआ खेला या मोहल्ले में कोई तमाशा किया तो मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं गाना हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। चैनल बंद हो जाएगा तो फिर हम फिर से उसी कंगाली की गर्त में गिर जाएंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। पैसे खोने के डर और कंगाली की खौफ ने अरुण के अंदर ऐसा असर किया कि उसने उसी दिन से शराब और जुए को हाथ लगाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो पूरी तरह से सुधर गया। इतना ही नहीं, अब वो खुद को वाणी का मैनेजर समझने लगा था। वो बाज़ार से सबसे महंगे और आधुनिक कंडेंसर माइक, साउंड प्रूफिंग पैनल्स, हाई एंड लैपटॉप और रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर ख़रीद लाया। जब वाणी रात को या दिन में रिकॉर्डिंग करती तो अरुण घर के बाहर खड़ा हो जाता और सबको हिदायत देता, चुप रहो, कोई चिल्लाएगा नहीं, मैडम की रिकॉर्डिंग चल रही है। सास भी अब दिन भर माला जपती थी और वाणी की सेहत के लिए प्रार्थनाएं करती थी, क्योंकि वही उनके घर की कामधेनु गाय थी। वाणी सिर्फ पैसों को बैंक में जमा करके रखना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि उसका परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह स्थिर हो जाए। जब उसके पास अच्छी खासी पूंजी जमा हो गई तो उसने अरुण से कहा, तुम कब तक घर पर खाली बैठकर मेरे पैसों का हिसाब रखोगे? आदमी का अपना एक सम्मानजनक काम होना चाहिए। मैंने शहर के सबसे महंगे और पॉश कमर्शियल इलाके में एक बहुत बड़ी जगह देखी है। मैं तुम्हें वहाँ शहर का सबसे बड़ा और आधुनिक मल्टी क्विज़न रेस्टोरेंट खुलवा कर दे रही हूँ। तुम उसके मालिक बनो और पूरे गौरव के साथ उसे संभालो। अरुण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बनेगा। रेस्टोरेंट का नाम रखा गया वाणी पैलेस। अरुण ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से उस बिज़नेस को संभाला। वाणी की लोकप्रियता और अरुण के अच्छे मैनेजमेंट के कारण वो रेस्टोरेंट शहर का नंबर 1 स्पॉट बन गया, जिससे उनकी कमाई के ज़रिए और बढ़ गए। इसी खुशहाल दौर के बीच वाणी ने 2 बेहद खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। पहले एक बेटा हुआ और फिर एक बेटी। बच्चों के आने से घर में खुशियाँ चौगनी हो गई थीं। अब उस घर में चीख पुकार की जगह बच्चों की तोतली आवाज़ें और संगीत के मधुर सुर गूंजते थे। वाणी की आवाज़ अब डिजिटल स्क्रीन और यूट्यूब के बंद कमरों तक ही सीमित रहने वाली नहीं थी। उसकी ख्याति की गूंज देश की सीमाएं लांघकर बॉलीवुड के गलियारों तक पहुंच चुकी थी। बड़े बड़े संगीत निर्देशक हैरान थे कि ये कौन सी रहस्यमयी आवाज़ है जो बिना किसी पीआर एजेंसी या गॉडफादर के पूरे देश को नचा रही है। तभी देश के सबसे प्रतिष्ठित और नंबर 1 टेलीविज़न चैनल ने अपने सबसे बड़े म्यूज़िकल रियलिटी शो द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया के नए सीज़न के लिए वाणी को आमंत्रित किया। शो के मेकर्स ने उसके यूट्यूब चैनल पर ईमेल भेजकर अनुरोध किया कि वो उसे बतौर मुख्य वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी शो में देखना चाहते हैं। ये वाणी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी थी। अब उसे मंच पर आकर लाइव कैमरे के सामने अपना चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना था। वाणी एक बार फिर भारी संकोच और डर में डूब गई। वो बरसों से पर्दे के पीछे रहने की आदी हो चुकी थी। उसने अरुण से कहा, अरुण, मैं स्टेज पर जाने से डरती हूँ। लोग मेरी शक्ल देखकर क्या कहेंगे?
अगर मैं वहाँ गाते हुए घबरा गई तो? इस बार अरुण ने एक सच्चे जीवन साथी की तरह उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और बड़े गर्व से कहा, वाणी, तुम कोई मामूली औरत नहीं हो, तुम इस देश की आन बान और शान हो। तुम्हारी आवाज़ ने लाखों लोगों के आंसुओं को पोंछा है। अब डरने का वक्त चला गया। तुम एक सम्मानित महान कलाकार हो। पूरी दुनिया को ये देखने का हक है कि इस दैवीय आवाज़ के पीछे कितनी पवित्र और सुंदर औरत छुपी है। तुम जाओ और मंच पर आग लगा दो। मैं और पूरा परिवार तुम्हारे पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। सास ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जा बेटी, जग जीत कर आ। जब शो के पहले एपिसोड में रहस्यमयी आवाज़ के नाम की घोषणा हुई और वाणी ने मंच पर कदम रखा तो सस्पेंस थ्रिलर जैसा माहौल था। जैसे ही स्क्रीन से पर्दा हटा और एक बेहद सादी सूती साड़ी पहने, आंखों में गजब का आत्मविश्वास लिए वाणी सामने आई तो पूरा ऑडिटोरियम, जजों का पैनल जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार शामिल थे, खड़े हो गए और लगभग 5 मिनट तक तालियां बजती रही। स्टैंडिंग ओवेशन। वाणी ने जब माइक संभाला और एक गाना शुरू किया तो टीवी की टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। उसकी आवाज़ लाइव सुनकर जज रो पड़े। पूरे 3 महीने तक वो शो चला। हर हफ्ते वाणी को देश के कोने कोने से रिकॉर्ड तोड़ करोड़ों वोट मिलते थे। कोई भी प्रतियोगी उसके आसपास भी ठहरने का दम नहीं रखता था। वो सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं थी, वह संगीत की एक पाठशाला बन चुकी थी। और आखिरकार वो ऐतिहासिक रात आई, ग्रैंड फिनाले। रोशनी से नहाए हुए मंच पर देश के सबसे बड़े सुपरस्टार मुख्य अतिथि बनकर आए थे। जब उन्होंने लिफाफा खोला और विजेता के नाम की घोषणा की तो पूरा देश झूम उठा। और इस साल के द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया की विजेता हैं वाणी। आसमान से सुनहरी पट्टियां गिरने लगीं। अरुण और उसके बच्चे दौड़कर मंच पर आए और वाणी को गले लगा लिया। जजों ने उसे 50 लाख रुपए की इनामी राशि और एक चमचमाती ट्रॉफी सौंपी। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। शो के मुख्य जज, जो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और ऑस्कर विजेता संगीत निर्देशक थे, उन्होंने मंच पर ही माइक लिया और घोषणा की, वाणी जी, आपकी आवाज़ इस सदी की सबसे बड़ी खोज है। मैं अपनी आने वाली सबसे बड़ी ऐतिहासिक मेगा बजट फिल्म के सभी गाने आपके ज़रिए गंवाना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरी धुन को अपनी आवाज़ देंगी। वाणी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये उसके जीवन की पूर्णता थी। इस महासफलता के बाद वाणी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। वो रातों रात बॉलीवुड की सबसे महंगी और प्रतिष्ठित प्लेबैक सिंगर बन गई। उसके गाए हुए फिल्मी गाने रिलीज़ होते ही चार्ट बस्टर बन जाते थे। यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर बिलियंस में स्ट्रीम होते थे। उसे लगातार 3 सालों तक सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड मिला। अब वो किसी छोटे कस्बे के तंग मकान में नहीं रहती थी। मुंबई के सबसे आलीशान समंदर के सामने वाले इलाके में उसका अपना एक विशाल बंगला था, जिसका नाम उसने अपनी दोस्त के सम्मान में मधुवाणी रखा था। एक सुहानी शाम, जब समंदर की ठंडी हवाएं चल रही थीं और डूबते हुए सूरज की लालिमा पूरे आसमान पर बिखरी हुई थी, वाणी अपने बंगले की विशाल बालकनी में बैठी कॉफ़ी की चुस्कियां ले रही थी। अरुण उसके पास आया। उसने प्यार से वाणी के कंधे पर शॉल ओढ़ाई और मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गया। नीचे लॉन में उसकी सास बच्चों के साथ खेल रही थीं और उनके हंसने की आवाज़ें ऊपर तक आ रही थीं। तभी वाणी का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मधु का नाम चमक रहा था। वाणी ने फ़ोन उठाया और भावुक होकर कहा, मधु, मैं आज जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर उस दोपहर तुमने मेरी सिसकियों को ना सुना होता और अगर तुमने मुझे वो एआई फ़ोटो और बिना चेहरा दिखाए वीडियो बनाने का नायाब तरीका ना सुझाया होता तो आज मैं शायद उस नरक में घुट घुट कर मर चुकी होती या आत्महत्या कर चुकी होती। तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। फ़ोन की दूसरी तरफ से मधु की हंसती हुई आवाज़ आई, नहीं वाणी भाभी, ऐसा मत कहो। तकनीक और मेरा आइडिया तो सिर्फ एक छोटा सा ज़रिया थे। ज़रिया तो किसी को भी मिल जाता है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जिसके पास आपके जैसा सच्चा हुनर, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का हौसला होता है। आपकी आवाज़ में वो जादू था जिसे ईश्वर ने खुद तराशा था। वाणी ने फ़ोन रखा, अपनी आंखें बंद की और एक गहरा सुकून भरा सांस लिया। उसने आसमान की तरफ देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया। उसने अपने माता पिता को भी अपने साथ रख लिया था।
गरीबी की बेड़ियों, समाज के तानों, पति की मार और सास के अत्याचारों को अपने सुरों से परास्त करके एक अदना सी लड़की ने साबित कर दिया था कि हुनर कभी भी हालातों का गुलाम नहीं होता। आखिरकार संघर्ष की भट्टी में तपकर वाणी की उस मधुर और पवित्र आवाज़ को पूरी कायनात में उसकी असली, अमर और ऐतिहासिक पहचान मिल ही गई थी। अगर आपके अंदर कोई वास्तविक प्रतिभा है तो दुनिया की कोई भी ताकत गरीबी या बंदिशें उसे हमेशा के लिए दबा नहीं सकती। सफलता रातों रात नहीं मिलती। शुरुआत की असफलताओं से डरे बिना निरंतर प्रयास करते रहने से एक दिन परिणाम ज़रूर मिलता है। धन और सफलता केवल भौतिक सुख नहीं लाते, बल्कि वो समाज और परिवार के दृष्टिकोण तथा शोषक लोगों के व्यवहार को भी पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।